हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत किसने की। तो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत जो है मीनाक्षी लेखी ने की है। मीनाक्षी लेखी जो है यह सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता रह चुकी है, भाजपा की 2 बार सांसद रह चुकी है और वर्तमान में संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। अगला है, किस देश ने ऊँटों की देखभाल के लिए दुनिया का पहला ऊँट के लिए होटल जो है बनाया गया है। तो सऊदी अरब ने क्या किया है कि ऊँटों की देखभाल और उसके रखरखाव के लिए दुनिया में उन्होंने क्या किया, पहली बार 120 ऊँट के लिए होटलों का निर्माण किया है। तो याद रखिएगा, ऊँटों की देखभाल के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ पर बनाया गया है, सऊदी अरब में बनाया गया है। उसके बाद अगला है, 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है। 14 जनवरी से शुरू हुआ है 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इसका आयोजन जो है रेनबो फिल्म सोसाइटी कर रही है। 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन कर रही है, रेनबो फिल्म सोसाइटी। अगला है, लोशांग, इसको नामसूंग भी कहते हैं, लोशांग को नामसूंग भी कहते हैं। तो लोशांग महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है लोशांग महोत्सव। लोशांग महोत्सव सिक्किम, लोशांग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम में। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने चाय की खेती करने के लिए किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। तो बिहार में अभी जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार का मैप आप देखते हैं इस प्रकार से, ये उत्तरी और पूर्वी, इधर नेपाल है, इधर पश्चिम बंगाल है। तो उत्तरी पूर्वी छोर जो है यहाँ पर अररिया और किशनगंज, ये लास्ट में किशनगंज और उसके बाद अररिया रहता है। तो अभी बिहार के सिर्फ किशनगंज जिले में ही चाय की खेती की जाती है, लेकिन अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में भी चाय की खेती हो, इसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने चाय की खेती करने वाले किसानों के लिए अनुदान की घोषणा की। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत, तो जवाब आपका 50% अनुदान देने की घोषणा की है। अगला है, बिहार के किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा। तो ये नालंदा जिला है, ठीक है, नालंदा जिले में फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा। किसके तर्ज पर, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा नालंदा जिले में। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष को 5वां सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। तो वर्ष 2021 को जो है यह 5वां सबसे गर्म वर्ष के रूप में इसको क्या किया गया है कि दर्ज किया गया है। इससे पहले वर्ष 2016 को दर्ज किया गया था गर्म वर्ष के रूप में। अच्छा, गर्म वर्ष जो है ये क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेवार गैस कौन सा है, तो CO2 है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। तो ये भारत ने इसकी पेशकश की है। एक्चुअली ये क्या है ना कि ई पासपोर्ट जो है ATM या ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसके तरह एक कार्ड होगा जिसमें सिम कार्ड के तरह चिप उसमें लगे हुए होंगे। तो ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश भारत ने की है। अगला है, आर्मी ने किस फैशन इंस्टीट्यूट की मदद से डिजाइन की गई नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पेश किया है। आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी है उसके ड्रेस में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। तो उसको जो नए ड्रेस का जो डिज़ाइन तैयार किया है वो NIFT ने तैयार किया है। NIFT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इसमें क्या होगा, एक मूल बातें कलर उलर में थोड़ा तो चेंज किया ही किया है, लेकिन जो आप देखते होंगे आर्मी को क्या बेल्ट लगा हुआ रहता था और शर्ट क्या होता था उसके अंदर होता था।
लेकिन अब जो आपको रहेगा वो बेल्ट के अंदर नहीं, शर्ट जो है वह बाहर रहेगा। और उसके बाद कहने का मतलब कि आपको अंदर करके शर्ट नहीं पहनने हैं। अब शर्ट जो है पहले से क्या होगा, बाहर ही रहेगा, बेल्ट के अंदर नहीं। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत जो है 23 जनवरी से करने का निर्णय लिया है। ये याद रखिएगा कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत कितने तारीख से की जाएगी। तो अब जो गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होगी वह 23 जनवरी से ही हो जाएगी। पहले सब कुछ फाइनल हो जाता था 26 जनवरी को ही, लेकिन अब शुरुआत कर दिया जाएगा 23 जनवरी से ही, और ये अंतिम रूपरेखा जो है 26 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को होता है। उनको याद करने के लिए जो है ये इस कार्य का प्रारंभ किया गया है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, और उनके जन्म दिवस को पहले से ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया जा चुका है। अगला है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। ये याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछने में क्या होता है कि जो आमतौर पर सब दिन पूछा जाता है उससे थोड़ा सा हटकर कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस ये 2017 से प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा की गई थी, और 2022 में जो है इसका 6ठा संस्करण है। तो ये कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस जो है यह 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाने का घोषणा हुआ है। कब से? 2017 से। और इस बार सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस का 6ठा संस्करण मनाया जा रहा है। आइए अगला और लास्ट प्रश्न है, किस औद्योगिक समूह ने इस्पात और नवीकरणीय ऊर्जा में कारोबार की संभावनाएं तलाशने के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया है? तो ये अडानी ग्रुप ने पॉस्को के साथ समझौता किया है। पॉस्को दक्षिण कोरियाई कंपनी है और यह मूलतः स्टील निर्माता कंपनी है। पॉस्को क्या है? दक्षिण कोरिया की स्टील निर्माता कंपनी है पॉस्को। तो अडानी ग्रुप ने टाटा एंड स्टील कंपनी को चुनौती देने के लिए, और भी जो स्टील निर्माता कंपनी है उसको चुनौती देने के लिए अडानी ने पॉस्को के साथ एक समझौता किया है। ये खबर काफ़ी चर्चा में है। आज के लिए इतना ही। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलें। आप थोड़ा सा अपने उंगलियों को कष्ट दिया कीजिए। धन्यवाद।